इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही अच्छी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि आडम स्मिथ जी के द्वारा लिखी हुई है, उस पर एक प्रेजेंटेशन बनाने का तो ये स्टार्ट हो रहा है कि आडम स्मिथ जी ने 1776 में लिखी थी। इसके पहले एक किताब लिखी थी, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। तो उसमें ज़्यादातर इन्होंने साइकोलॉजिकल बातें, आर्थिक समस्याओं से रिलेटेड कि कैसे समाज और व्यक्ति अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने धन धान्य के बारे में सोचता है, वो थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स में 1759 में लिखी थी। उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने बहुत सी गहराई में, और एक शायद दुनिया में पहली किताब थी जो कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक जगत से संबंधित हमारी कार्यप्रणाली को, हमारी थिंकिंग को, हम कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, दुनिया में कैसे धन इकट्ठा होता है या कैसे अर्थव्यवस्था काम करती है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहली बार उन्होंने यहाँ पर किया। तो इसमें दुनिया को सबसे अच्छी जानकारी जो उन्होंने दी वो डिवीज़न ऑफ लेबर, पहला चैप्टर इन्होंने इस किताब में लिखा है। तो उसमें इन्होंने बताया कि कैसे एक आदमी ही अगर सारा काम करता रहेगा तो कैसे उसकी उत्पादकता बहुत ही कम रहेगी, लेकिन अगर उसी कार्य को कई हिस्सों में बांट दिया जाए और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाए तो उसमें उत्पादकता कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कि पूरे दिन अगर एक आदमी काम करके कोई कील बनाता है तो दिन भर में 8 या 10 कील अगर बनाता है, वही कील को 8 या 10 लोग मिल बांट कर बनाने लगे तो 10 गुना के बजाय वो कई हज़ार गुना की उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये इन्होंने बताया कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, उससे 3-4 तरह के फ़ायदे होते हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो जाती है, जो आदमी अपने जिस हिस्से का काम कर रहा है उसमें उसको बड़ी अच्छी जानकारियाँ हो जाती हैं और वो उस तरह एक्सपर्ट हो जाता है। फिर ये लेबर का समय बचता है, और उसके बाद इसमें नए नए, जब आप केवल एक हिस्से का ही पूरी जानकारी लेकर के काम करते हैं तो आपको उसके बारे में नई नई जानकारी, नई नई सूचनाएं मिलती हैं। तो ये पहला चैप्टर उन्होंने लिखा है डिवीज़न ऑफ लेबर पे। फिर है प्रिंसिपल विच गिव ओकेजन टू डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर क्यों होना चाहिए, उस पर इन्होंने ये दूसरा चैप्टर अपना लिखा है कि उसमें जब हम एक दूसरे को अपना, अगर हमें जो चाहिए हम सब चीज़ खुद ही बनाने लगें या खुद ही उत्पादन करने लगें तो हम ज़्यादा समृद्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं जो कि हम किसी दूसरे को बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो उससे हम भी समृद्ध होंगे, और जिसको हम दे रहे हैं, जैसे हम स्वेटर बना रहे हैं तो स्वेटर बना करके हमें हमें खाने के लिए कुछ और चीज़ चाहिए, या हमें ईंधन चाहिए, या हमें कहीं जाना है उसके लिए हमें सवारी चाहिए। तो अलग अलग तरह की चीज़ों को बदल करके उस समय की अर्थव्यवस्था के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि जब लोग किसी एक चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसको ट्रेड करने के लिए जब एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो सभी को उसमें उत्पादित वस्तुएं या सेवाएं एक दूसरे से मिलने पे सभी लोग उसमें इंक्रीज द वेल बीइंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी, उसमें सभी लोग फिर सुखी और समृद्ध होते हैं। तो प्रोडक्शन और ट्रेड, ये इन्होंने इस चैप्टर में कि क्यों डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए। फिर इसी पे कंटिन्यू करते हुए कि इन्होंने लिखा कि ये नेचुरल टैलेंट दैट डिटर्मिन्स द प्रोफेशन ऑफ मोस्ट पीपल बट हैबिट, कस्टम एंड एजुकेशन। कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई अपने हैबिट, कस्टम या एजुकेशन के हिसाब से, जैसे कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो वो हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करे, बढ़ईगिरी ना कर पाए। किसी के कस्टम्स में लकड़ियों का काम करना है तो वो हो सकता है कारपेंट्री अच्छे से कर सकता हो। एजुकेशन उसके पास ना हो तो वो शिक्षा का काम नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों से कैसे अलग अलग स्पेशलिटीज़ बनती है। फिर प्रॉपर्टी टू डिस्टिंग्विश ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जानवर जो हैं वो आपस में ट्रेड नहीं करते, उन्हों जो सामान मिला वो खा लेते हैं। वो ये नहीं कि हम तुमको ये दे रहे हैं तुम हमें वो दे दो, उसके बदले में कुछ मिलेगा। तो उनकी स्थिति अलग रहती, लेकिन
इंसान जो है वो आपस में चीज़ों का अदला बदला करके सभी लोग समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। फिर इनका तीसरा चैप्टर है डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ लिमिटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि हम किसी मार्केट में नहीं या हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन हम उसको लोकल मार्केट में लेकर जाते हैं, वहाँ पे वो नहीं बिक सकती है, तो उसके लिए मार्केट की कितनी व्यवस्था होनी चाहिए और बाहर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, फिर ये सारी जानकारी इन्होंने इस थर्ड चैप्टर में दी है कि मार्केट क्या है, जैसे कि मार्केट में कैसे हमें बेचना है, मार्केट की क्या आवश्यकता है, ये सारी इन्होंने थर्ड चैप्टर में दिया है कि फिर किस जगह पे जैसे मार्केट्स का विकास हुआ, जहाँ से कि एक पहले घोड़ा गाड़ी से होता था या फिर वाटर शिप्स से होने लगा एक्सपेंस, कैसे कैसे सिविलाइजेशन जो है, जो समुद्र के किनारे की सभ्यताएं थी या नदियों के किनारे थी, वहाँ से सामान ले आना ले जाना जो आसान पड़ता था, क्योंकि पहले ज़मीन पे इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता था और नाव के द्वारा बहुत भारी भारी सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकते थे। सड़कें नहीं थी तो इसलिए घोड़ा गाड़ी अच्छा कार्य नहीं हो सकता था या ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता था, तो ये इन्होंने अपने तीसरे चैप्टर में बनाया। फिर चौथे चैप्टर में इन्होंने ओरिजिन एंड यूज ऑफ मनी बताया कि मनी कैसे मार्केट को बढ़ावा दे सकती है। कि पहले मनी क्या है, मनी तो ठीक है, जब हम एक वस्तु को दूसरे में, पहले बार्टर था, बार्टर से आपके पास स्वेटर है तो आप उसको गेहूं के बदले में अदला बदली कर सकते हैं, या जो भी वस्तु आपके पास है, आपके पास लकड़ी के सामान है तो उसको आपको घोड़े से अदला बदली करना है, तो एक घोड़ा, उसमें कितना लकड़ी का सामान है, कितने घोड़े आपको चाहिए, ये सब चीज़ें बड़ी समस्या थी, तो उसका एक व्यवस्था बनाई गई कि उसमें एक मनी क्रिएट किया गया जिसमें सोने और चांदी के सिक्के चलन में आने लगे, कि उसकी अपनी वैल्यू होती थी कि आपको घोड़ा कितने सिक्के का है और गेहूं आपका कितने सिक्के का है, तो उसने सिक्के का अदला बदली करके आप केवल घोड़ा की फिर आवश्यकता नहीं है, जब आपको घोड़ा बेचना है तो आप उतने सिक्के का घोड़ा ले लीजिए, उसके बाद जो दूसरा सामान चाहिए वो आप उसका ले लीजिए। तो इस तरह से मनी की ओरिजिन के बारे में इन्होंने पूरा बड़ा ही गहन अध्ययन और अपने विचारों को उन्होंने पूरी चारों तरफ इनके समय में जो भी चीज़ें दिखती थी उनका अध्ययन करके तब ये लिखा करते थे, वो इन्होंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद ये वैल्यू, फिर रियल एंड नॉमिनल प्राइस के बारे में है, यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, फिर है कंपोनेंट पार्ट ऑफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, इन्होंने दिया नेचुरल एंड मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। तो ये सारे इनके 5 या 6 चैप्टर हैं, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम